आदरणीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, हमारे इस विधि न्यायिक परिवार के मुखिया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब, भारत के प्रजातंत्र के गौरवमय प्रतीक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी साहब, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट से न केवल वरिष्ठ न्यायाधिपति बल्कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के राजस्थान चैप्टर के मेंटोर अमानुल्लाह साहब और संजीव प्रकाश शर्मा साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सीनियर जजेस ऑनरेबल बिंदल साहब। आज एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजस्थान के कोने कोने से, जैसलमेर से लगा करके बांसवाड़ा पे और डूंगरपुर से लगा करके प्रतापगढ़ और गंगानगर तक सब तरफ से जजेस आज हमारे यहाँ आए हुए हैं और हमारी इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने के लिए आप सब जो हजार किलोमीटर तक चल के आए हैं, आप सबको भी मैं आज विशेष रूप से ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हम जब हमारी परिवार के कैप्टन्स के साथ मिलकर इन पे विचार करेंगे तो हमारे दिमाग के कई ऐसे नए पहलू हमें जानने को मिलेंगे जो अच्छे होंगे। ठीक आज से एक वीक पहले, पिछले शुक्रवार को, जब माननीय मुख्य न्यायाधिपति अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेटफॉर्म के कॉमनवेल्थ जुडिशियल एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मुझे राजस्थान हाई कोर्ट से जाने का मौका हमारे चीफ जस्टिस ने दिया। जब मैं पहुंचा मुझे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जजेस का क्या कॉमन होगा। तब मैंने जब वहाँ मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था इस बात, लेकिन मुझे देख करके बहुत खुशी हुई कि आज इतने लंबे समय तक इस विधि जगत से जुड़े होने के बावजूद वहाँ मुझे ये जान के खुशी हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्लेटफॉर्म की स्थापना हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति आदरणीय सूर्यकांत साहब ने जो करी, वह एक अद्भुत स्थापना थी, क्योंकि हर बड़े देशों से आए हुए कई जजेस जो चीफ जस्टिस थे, उनकी जो कॉमन इश्यूज थे टेक्नोलॉजी को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, वो अपने आप में एक इस बात को इंगित कर रहे थे कि यह दृष्टिकोण केवल एक देश या एक न्यायपालिका से संबंधित नहीं है। यह दृष्टिकोण उस आम आदमी से संबंधित है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं और जिसके लिए हमें सबको मिल करके काम करना है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने उस दिन अपनी स्पीच बड़ी दी थी, लेकिन उसकी 3 लाइन जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करी, जिसको मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा, और वो ये है: टेक्नोलॉजी एनहेंसेस विद इन कोर्ट, टेक्नोलॉजी एनहेंसेस एक्सेस, एक्सेस रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, इनोवेशन मस्ट रिमेन एंकर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज and constitutionalism itself is strengthened through global dialogue. And the amazing part that ये जो एनर्जी जनरेट हुई, उससे जितने भी मुख्य न्यायाधिपति ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजीरिया, केनिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम सब ने खुल के इस एनर्जी का इस्तेमाल किया। और मैंने ये देखा एक पार्टिसिपेंट के रूप में कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तोड़ गए, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि डेटा की कोई बाउंड्री नहीं है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर ही सारा डेटा अवेलेबल है जिसके लिए सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं, जिसके लिए सारा कंट्रोल करने के लिए सारी, ना इकोनॉमी हमारी लोकल है। आज क्रिप्टो करेंसी सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अपना काम कर रही है, ना वो किसी बैंक से कंसर्न है, ना किसी करेंसी से कंसर्न है, ना किसी देश से कंसर्न है। तो जो जागृत आज जो आम नागरिक है उसको जागृत करने की अत्यंत आवश्यकता शायद आज से पहले कभी नहीं है। आप सब इस बात को जरा 1 मिनट अपनी आंख बंद करें और ऐसा सोचें कि एक मनुष्य जाति के रूप में हम सब की जिम्मेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है। आज हम रात को सोएं और सब सुबह उठें तो आसमान का रंग अलग हो, हवा की बयां अलग हो, हम सबके आसपास जो एक दूसरे के चेहरे अलग हों, हमारे घर अलग तरीके से हों, हमारी नदियां, पहाड़ और सब अपना स्वरूप बदल लें, तो हमें कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी धरती के साथ, हमारी मानव जाति के साथ हो रहा है, क्योंकि तकनीक इतनी जल्दी बदल रही है कि तकनीक से उत्पन्न होने वाले खतरे और तकनीक से उत्पन्न होने वाले भय को रोकना एक आदर्श प्रजातांत्रिक समाज की जिम्मेवारी है, जिसके लिए आज हम सब हमारे वरिष्ठ जनों के साथ यहाँ इकट्ठे होकर के और इस बात का प्रयास करेंगे इन 3 दिनों के अंदर कि हम इस बात को समझें कि आज इस बात की क्या वैल्यू है, क्या वैलिडिटी है, क्या जरूरत है आज कि इस बात को हमें इतना
एक आम दुकानदार के पास एक मैसेज आता है कि कृपया ये तुम्हारे को बाय पोस्ट ये मैं भेज रहा हूँ, 2 रुपये देना इसके ताकि तुम्हारे डिलीवर हो जाए। बेचारा दुकानदार अपनी साधारण बुद्धि से वो 2 रुपये देता है और उसके पूरी बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। ये ऐसे एक्चुअल किस्सों से हमारा पूरा अखबार सुबह भरा हुआ होता है। जब हम देखते हैं कि प्रोफेसर लेवल की अधिकारी जो हैं वो किस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट में चली जाती हैं, किस प्रकार से घंटों दिनों तक उनको डिजिटल इतनी जानकार ज्ञानवर्धक होने के बावजूद भी उनको इतना डिजिटल अरेस्ट में रख करके उनको इतना जो है वो प्रताड़ित किया जाता है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि इसका क्या सॉल्यूशन है, जबकि उनसे न तो साइबर क्राइम्स दूर थे न साइबर इंफॉर्मेशन दूर थी। ये सब चीजें इस बार उम्मीद करती हैं कि आज हमें कहाँ जाना है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज जो है वर्ल्ड साइबर क्राइम की रेलेवेंस, एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ सालों के अंदर जो साइबर क्राइम हुआ उसकी वैल्यू जो आंकी गई है वो 10 ट्रिलियन है डॉलर्स। केवल दुनिया में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक यूएस और एक चीन, जो 10 ट्रिलियन से ऊपर है, बाकी सब 10 ट्रिलियन से नीचे है। यानी कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर दुनिया की है तो फ्रॉड की है, साइबर क्राइम की है, साइबर डिफॉल्ट्स की है और साइबर लूट की है। आप समझिए इस मैग्नीट्यूड को कि किस मैग्नीट्यूड पे इवन हिंदुस्तान के अंदर जो है वो करीब 65 लाख मुकदमे पिछले 5 सालों के अंदर दर्ज हुए हैं और करीब 55,000 करोड़ रुपया हमारे आम आदमी का लूटा गया है या ले लिया गया है। मैंने जब आपको कहा कि दुनिया परिवर्तित हो जाए तो आपको कैसा लगे, तो आपने सोचा होगा कि इस एग्जाम्पल का यहाँ से क्या लेना देना। इस एग्जाम्पल का यहाँ से पूर्णतः लेना देना ये है कि आज पहले एक आदमी जब कानून को चुनौती देता था तो उसके हाथ में या तो एक हथियार होता था या उसके पास एक सोच होती थी, या वो आपके घर के अंदर घुस करके एक आम आदमी को चोरी कर लेता था या उसकी चीज उठा लेता था या उसके ऊपर क्राइम करता था। तो उसका एक व्यवहार था, उसका एक स्वरूप था, एक उसके पास एक चाकू हो सकता था, उसकी एक दिशा थी। आज वो कोई दिशा नहीं है, बिना दिशा के वह क्राइम आगे बढ़ रहा है और उस दिशा नहीं होने की वजह से इस बात का संकेत है कि क्यों आज विधि जगत को और सरकार को और क्यों हम सब लोगों को आज अत्यंत जागरूक होने का विषय है कि हम सब खुद इस बात को समझें कि किस प्रकार से हम इस चीज को इसका समाधान ढूंढ सकें और किस प्रकार से हम केवल यह ना सोचें कि तकनीक तो दूर बैठी है। तकनीक वह तूफान है जो हमारे पास है, जो हमारे को लगातार हिट कर रहा है और अगर हम तकनीक के साथ नहीं चले तो तकनीक हमें बहा के ले जाएगी और शायद इससे हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे आम नागरिक को, जिसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए हमारा प्रॉमिस है 39A में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारा प्रॉमिस है और उसके अलावा भी हमारा प्रॉमिस है जिसके लिए मजबूत बनाने का, वो मजबूती हम उसको शायद प्रदान नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक और छोटी सी बात इस बात से जोड़ के बताना चाहूंगा कि आप सब ने राम और रावण की कहानी सुनी है। शायद रावण से बड़ा दुनिया में कोई और नेगेटिव वो नहीं था और शायद राम से ज्यादा हम मानते हैं जब ऐसा हम सुनते हैं इतिहास के बारे में। तो आप सब ने कभी सोचा कि रावण की ताकत क्या थी? रावण की ताकत न उसकी भुजाओं में थी, न उसके पाँव में थी, न उसके हथियारों में थी। उसकी ताकत थी मायावी उसके 10 सिर, जो एक मायावी शक्ति थी जिससे एक काटो तो दूसरा हो गया और दूसरा काटो तो तीसरा हो गया। तो आज वो मायावी शक्ति जो हमारे सामने है उसका कोई सिर पाँव नहीं है और हमारे को पता नहीं है कि वो कहाँ केंद्रित है, हमारे को ये पता नहीं है। आज चीफ साहब हम जो है वो हम राजस्थान उच्च न्यायालय में आजकल कोई कई दिनों से जैसे स्कूल में घंटी बजती है वैसे घंटी बजती है कि बॉम्ब थ्रेट आ गई और करीब हम घंटों जो हैं हम कोर्टों के बाहर जाकर के और बैठे रहते हैं और ये एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, ये 20-25 दिन हो चुका और अधिवक्तागण और सारे न्यायाधिपति जो हैं वो बिल्डिंग्स खाली कर देते हैं क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल है जिसको हम किसी भी तरह से ब्रीच करना नहीं चाहते क्योंकि वो आम जनता भी वहाँ पे होती है। लेकिन हम जाते हैं, लेकिन ये हम जब उनसे पूछते हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल तो है, हम आपको पूरा रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन हम आज भी उनके पास या हमारे पास इस चीज का कोई समाधान नहीं, क्योंकि उनकी बात भी जेन्युइन है कि डमी सर्वर से जो भी थ्रेट आ रही है वो डमी सर्वर से आ रही है। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हम अगर वो पिछली बार जब जोधपुर में आई थी तो वो उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड से इसकी पहली मेल आई है और वो पीछे डमी सर्वर था और उसके पीछे और आउटलुक है और आउटलुक के पीछे और डमी सर्वर है। तो कुल मिलाकर के ये पता लगाना ही मुश्किल है कि वे लोग कहाँ से आ रहे हैं। और शायद ये चीज खाली न्यायपालिका के साथ नहीं हो रही। हमने देखा कि एक दिन पूरे हिंदुस्तान के वायुयान जो सिविल वायुयान है वो सब अपनी उनके सारे शेड्यूल्स बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा प्रोग्राम आज की कंप्यूटराइज्ड है। आज की तारीख में टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में पूरे देश को गवर्न कर रही है। और अगर हम इस बुद्धिमत्ता का विश्वसनीयता पे नहीं जाएंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि हम इसको फेस कर पाए, आवश्यक नहीं है कि हम उसको उस प्रकार से
आज कांचीबौली केस के अंदर जब ये फेक वीडियोस आए तो कई बार उस पर आम अधिवक्ता जो हमारा था उस वीडियो से इतना व्यथित हुआ और आम समाज इतना व्यथित हुआ कि इससे पर्यावरण प्रेमी बहुत व्यथित हुए, लेकिन बाद में पता चला कि वो डीप फेक था। और कई तरह की ऐसी चीजें और भी आज हमारे साथ होती जा रही है जिसमें वॉइस क्लोनिंग से लगा करके और अनेक प्रकार की टेक्निक्स जो है काम में ली जाती है। आपने सबने ग्रोक के बारे में सुना होगा, कई देशों में उसका जो है वो कई देशों में उसका इस्तेमाल रुक गया और कई देशों में उस पर प्रतिबंधित कर दिया। जब अभी हम हमारे माननीय अतिथियों का इंतजार कर रहे थे तो ग्रोक में पहली बार मेरे को ऑनरेबल जस्टिस अशोक जैन साहब ने अपने मोबाइल पे बताया कि किस प्रकार से उनकी और उनकी पत्नी का एक साधारण सा चित्र उन्होंने कैसे समुद्र में नहाते हुए और समुद्र में अच्छा उनको मतलब अच्छी तरह से दोनों ने साथ समय बिताया हुआ ऐसा एक बड़ा सारा वीडियो उन्होंने उस ग्रोक से बना लिया। खैर बात ऑनरेबल जस्टिस अशोक जैन साहब ने तो उसको करके देखा, मैंने उसको कई बार अखबार में पढ़ा, पर पूर्ण बात यह है कि डीप फेक हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हो, ये आज की तारीख में हो रही हैं और हमारे न्यायालय इससे अछूते नहीं है, हमारा विधि जगत इससे अछूता नहीं है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है इसको आप सब इस चीज के लिए इस्तेमाल करें कि हम सब जब यहाँ से निकलें तो हम मजबूत होकर निकलें। हम सब इस बात को हम इस बात को समझें कि कैसे हमारा आम नागरिक जो है उसको हमें मजबूत बनाने के लिए इस तकनीक को समझना जरूरी है, किस प्रकार से हमें इस मायावी जाल जिसका हम पूरी तरह से अभी हमारे पकड़ में नहीं है, किस प्रकार से हम उसको किस प्रकार से हम हमारे सुरक्षा कवच जो हमें आम नागरिक को सबको मिलके देना है, तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को मिलके देना है, किस प्रकार से उस सुरक्षा कवच को हम और मजबूत बना सकते हैं। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि आप सब जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए हैं और आप सब अपने अपने जगह बड़ा एक्सपीरियंस रखने वाले जजेस हैं और विधि के जानकार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप सब एक पूर्ण जानकारी इसकी अपने मस्तिष्क में लेके जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस आम नागरिक जिसके लिए आज राजसा के अंडर में हम यहाँ बैठे हैं, जो हम लीगल सर्विस अथॉरिटी उस ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, जो उस आम नागरिक को मजबूत बनाने के लिए, उससे मिलाने के लिए, उसकी परेशानियों को मिटाने के लिए, उसकी भय को मिटाने के लिए, उसकी एंग्जाइटी को मिटाने के लिए आज हम सबको इस हॉल में उन्होंने एकत्रित किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।